हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट राइबोसोम्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। साथ ही साथ आपको एक और नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा जिसका नाम होता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं राइबोसोम्स। अगर थोड़ा सा प्री कैप लें हम लोग, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने सेल पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा सेल का, फिर हमने समझा अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। साथ ही साथ में हमने दोनों सेल्स के बीच में डिफरेंस देखा। हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने स्टार्ट करा यूकैरियोटिक सेल पढ़ना। यूकैरियोटिक सेल में हमने एक एक सेल ऑर्गेनल को डिटेल स्टडी करना स्टार्ट किया। बाहर से अंदर अगर चलना शुरू करें तो सबसे पहले क्या मिला, सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, फिर हमने पढ़ा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ के फिनिश करे। अब आज बारी है पढ़ने की अबाउट राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हमने पहले भी कहीं सुना और पढ़ा है, तो अगर आपको याद आ रहा हो, हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है कि दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस के रोल में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पे राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर डिफरेंस। तो चलो देखते हैं क्या होता है राइबोसोम। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। तो नॉन मेम्ब्रेनस का सीधा मतलब यह है कि दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। उनके आसपास में कोई भी एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। एंड दे आर स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक, जैसे आप दाने देखते हो ना, बहुत छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, वैसे कुछ दानेदार स्ट्रक्चर आपको सेल में जो दिखते हैं, दे आर राइबोसोम्स। और कहाँ पढ़े, आपने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में? यस, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपने दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स डू अपीयर लाइक ग्रेन्यूल्स, वेरी वेरी स्मॉल ग्रेन्यूल्स। ओके, दे वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था 1953 में राइबोसोम को, उन्होंने ढूंढा था। अब जब उन्होंने राइबोसोम को ढूंढा तो उन्होंने उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करी, तो पता चला कि राइबोसोम मेनली कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनएस एंड प्रोटीन्स। तो राइबोसोम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर वन, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड सेकेंडली प्रोटीन। तो आप बोल सकते हो ना कि जो राइबोसोम होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, बिकॉज उसमें एक न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम क्या है? आरएनए। साथ ही साथ में उसमें होते हैं प्रोटीन्स। ओके, तो आपको समझ में आया, डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, राइबोसोम्स होते क्या हैं आपको समझ में आया। दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। और डिस्कवर किसने करा था? डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1953। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो हमें यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्टडी करना होगा। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स। जैसा कि पहले भी बताया राइबोसोम के बारे में आपको मैंने, राइबोसोम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू यूनिट्स। ऐसा 8 टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। द बिगर यूनिट, आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं बी लिख दे रही हूँ, द बिगर यूनिट, एंड द एस इज द स्मॉलर यूनिट। तो जो बिगर यूनिट होती है उसमें प्रोटीन्स का और आरएनए का सेडिमेंटेशन ज्यादा हुआ है, ज्यादा मोर क्वांटिटी में हुआ है। तो जो बड़ी यूनिट होती है यूकैरियोट्स में वो क्या कहलाती है? 60S। क्या कहलाती है? द बिगर यूनिट इन यूकैरियोट्स क्या कहलाती है? वो 60S। एंड जो स्मॉलर यूनिट है तो उसमें बट ऑब्वियस बात हो गई कि इसका सेडिमेंटेशन कम हुआ है। सेडिमेंटेशन मतलब इकट्ठा होना। तो प्रोटीन्स एंड आरएनए का सेडिमेंटेशन स्मॉलर यूनिट में कम हुआ है, तो ये कहलाती है यहाँ पर 40S। क्या कहलाती है ये? 40S। तो इन अ यूकैरियोटिक राइबोसोम, अगर हम एक यूकैरियोटिक राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो बिगर यूनिट इज नोन एज
60s due to more sedimentation of proteins and RNA. And the smaller unit is known as 40s due to lesser sedimentation of protein and RNA. And together whole of this unit is referred to as ATS. क्या बोलते हैं मिला के इनको साथ में ATS. अब ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं लेना है कि 60 + 40 मिला के तो 100s बोलना चाहिए, बट कन्वेंशनली इट इज नोन एज ATS. कैसे बोलते हैं? ATS टुगेदर, बिकॉज हमेशा ये यूनिट साथ में नहीं रहती हैं. जब आप क्लास 12th में आएंगे और आप एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है जेनेटिक्स, तो आप जेनेटिक्स में सीखेंगे कि राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, ये दोनों हमेशा सारे टाइम पूरे टाइम साथ में नहीं रहते हैं. ये पूरे टाइम अलग अलग रहते हैं. ये साथ में तभी आते हैं जब इनको प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है. अदरवाइज they do not remain intact together. Okay, is that clear? That is why this together constitute ATS. Okay, तो पढ़ो यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है. Eukaryotic ribosome has 2 subunits, 60S the large subunit and 40S, this is not 5, this is S, 40S small subunit. They together form ATS. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ribosome in eukaryotic cell is of which type, so you should answer it is ATS, in which smaller subunit is 40S and larger subunit is 60S. Is that clear, my dear students? And if I ask you about the prokaryotic cell, तो आप प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या जानते हैं बताइए. तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी बहुत इजी है. प्रोकैरियोटिक में क्या है? बहुत इजी. सेम जो स्मॉलर यूनिट होती है इट इज 30S एंड द लार्जर और द बिगर यूनिट इट इज 50S एंड टुगेदर दे कंस्टिट्यूट 70S. तो राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स इज ऑफ 70S टाइप एंड राइबोसोम इन यूकैरियोट्स इट इज ऑफ 80S टाइप. एंड यहाँ से एक और कंसेप्ट क्या सीख लिया कि राइबोसोम दोनों टाइप की सेल्स में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो. Is that clear, dear students? Okay. तो राइबोसोम इज अ क्वाइट इजी टॉपिक. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं विच इज साइटोस्केलेटन. अब जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आप उस पर थोड़ा फोकस करो. साइटो, तो साइटो का तो मतलब होता है सेल. साइटो वर्ड का प्योर सीधा सीधा मीनिंग होता है सेल. एंड skeleton is always related to supporting structure, supporting elements or the supporting structure. तो मतलब कि cytoskeleton is anything, some element which is supporting cell. समझ में आया ना? नेम को अगर हम ब्रेक कर देंगे साइटोस्केलेटन तो मतलब कि सेल का स्केलेटन, सीधी बात. तो जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है मेड अप ऑफ बोन्स. ओके, तो हमारी बोन्स कर क्या रही हैं? हमें प्रॉपर शेप दे रही हैं. मेरा हाथ ऐसे ही क्यों दिखता है? बिकॉज इट हैज़ मैनी बोन्स जो उसको इस शेप में रख रही हैं. ठीक है, वो इतने सारे मूवमेंट क्यों कर पा रहा है? ऐसे ये सारे मूवमेंट क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज इट हैज़ बोन्स. उसके बाद में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है टू ग्रैब थिंग्स, टू होल्ड थिंग्स. अगेन इट इज़ ड्यू टू बोन्स. तो मतलब कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कर क्या रहा है? पहली चीज तो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी को एक शेप दे रहा है. कोई भी आया गहरा आके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसे डैमेज ना कर दे जो बहुत सॉफ्ट हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है. मतलब यही काम है ना हमारे स्केलेटल सिस्टम के. सिमिलरली सेल हैज आल्सो इट्स ओन स्केलेटल सिस्टम व्हिच विल क्या करेगा? वो सेल को सपोर्ट करेगा, उसको बर्स्ट नहीं होने देगा, उसको फूटने नहीं देगा, पिचकने नहीं देगा, टूट फूट नहीं होने देगा. वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एलिमेंट है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं. क्या होता है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में? समझिए, आप समझिए इस बात को. फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स है, फिलामेंट्स हैं जो सेल में ऐसे पूरे फैले हुए हैं. सपोज दिस इज अ सेल, और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरी सेल में फैले हुए हैं और सेल को रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑल्सो दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस या एनी मैकेनिकल बैरियर्स.
इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो फिलामेंट्स हैं एंड किसके, प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, नंबर वन क्या काम कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सेकेंड मोटिलिटी, मूवमेंट, हम चल पा रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ पे अभी वॉक करके गई, अगेन मैं यहाँ से यहाँ पे वॉक करके आई, it is because of my skeletal system, because my bones are allowing me to move, they are allowing some movement. ओके तो मूवमेंट हो रहा है, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एंड लास्टली मेंटेनेंस ऑफ द शेप। तो आपको समझ में आया, जैसे कि जो काम हमारे स्केलेटल सिस्टम के हैं वही काम उसके स्केलेटल सिस्टम के, एक सेल के क्या क्या, सपोर्ट, शेप एंड मोटिलिटी। क्या तीन फंक्शन है, फिर से रिवाइज करते हैं, सपोर्ट, शेप एंड मोटिलिटी, तीन फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है बोन्स का, लेकिन जो सेल का स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स का नहीं बना है, रादर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, रादर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स और प्रोटीन फिलामेंट्स। इतनी सी बात है, बस हो गई याद सबको, वेल एंड गुड। अब मतलब बहुत ही होशियार हो चुके हैं आप लोग जल्दी से सब कुछ याद कर लेते हैं। चलिए अब जब आपने दो सेल ऑर्गेनल और पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिया और आपने क्या पढ़ा अभी अभी, आपने साइटोस्केलेटन पढ़ लिया, अब बारी है पढ़ने की सीलिया एंड फ्लैजिला। अब मन में सवाल आया, पढ़ तो लिया था सीलिया फ्लैजिला, मैम फिर से क्यों पढ़ा रहे हो मैम आप? तो आपने जो सीलिया फ्लैजिला पिलाई फिम्ब्रे पढ़ा वो आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। अब जो हम आपको सीलिया फ्लैजिला पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं किसके लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए। इजी स्टोरी है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रोकैरियोटिक वाले सीलिया फ्लैजिला से और यूकैरियोटिक, उनका स्ट्रक्चर अलग है जो प्रोकैरियोटिक में आपने पढ़ा, एंड यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगी सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, इट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके तो चलो देखते हैं, दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पहला डिफरेंस तो यही है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं तो आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है। फ्लैजिला जो होता है सिंगल स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा होता है, और सीलिया बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं और छोटे छोटे हेयर लाइक होते हैं। लेकिन दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में किससे डेवलप होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। और अगर यही क्वेश्चन आ जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो ध्यान रखिए वो डेवलप होते हैं सेल वॉल से। किससे डेवलप होते हैं, सेल वॉल। एंड दिस लाइन इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी इटसेल्फ, और एनसीईआरटी ऐसी कंफ्यूज करती है और फिर आप नीट एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सीलिया फ्लैजिला अगर यूकैरियोट्स का पूछा है तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ किसका, सेल मेम्ब्रेन। एंड सीलिया फ्लैजिला अगर प्रोकैरियोट्स का पूछा है तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, पक्का, कोई डाउट? नो, ओके गुड। अब हम देखते हैं सीलिया क्या होता है और फ्लैजिला क्या होता है। तो सीलिया जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होते हैं, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक कॉजेज द मूवमेंट ऑफ सेल और अराउंड द फ्लूइड, विच वर्क लाइक ओर्स। यहाँ पे एक वर्ड था विच वर्क लाइक ओर्स, OARS, ओर्स। अब आप बोलोगे ओर्स क्या होता है, ओर्स इज चप्पू, यू नो व्हाट इज चप्पू। आप नाव में, आप में से कितने लोग बैठे हैं नाव में, तालाब, नाव, किस किसने देखा है? तो जब भी आप नाव में बैठते हैं, और मोटर बोट में नहीं बैठने को बोल रही मैं, मोटर बोट में नहीं बैठना है, चप्पू वाली नाव में बैठना है। चप्पू चलाते हैं ना, चप्पू, तो चप्पू क्या करता है, चप्पू इज द स्ट्रक्चर जो ऐसे करके, जो एक नाव चलाने वाला आदमी होता है वो उसको इस तरीके से ऐसा मूवमेंट करता है चप्पू से, और फिर क्या होता है उससे वाटर हटता है। दैट चप्पू इज जस्ट रिमूविंग द वाटर इन फ्रंट ऑफ, इन पाथ ऑफ द बोट, और जिसके कारण जो बोट है वो आगे बढ़ती है। तो जो सीलिया होते हैं दे वर्क लाइक ओर्स, वो ओर्स की तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं, और सेल को अल्टीमेटली किस में हेल्प करेंगे, इन द मूवमेंट ऑफ द सेल, कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द सेल। या तो सेल को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, या तो दो चीज़ है, या तो आप खुद चल लो या तो आसपास वालों को चला लो। तो या वही चीज़ ये सीलिया करेंगे, या तो सेल का मूवमेंट करा देंगे, या फिर जो आसपास का फ्लूइड है जिसमें सेल पड़ी हुई है, या तो ये उनका मूवमेंट कराएंगे। कोई शक, कोई डाउट? नो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या होता है, इट इज लॉन्गर, responsible for cell movement, it is also responsible for cell movement, this is also responsible for cell movement, but difference क्या है, they are small and numerous,
It is long and single. Okay, long and singular, small and numerous. Flagella of prokaryotes and eukaryotes are structurally different. जैसा कि बहुत ही शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सेम नहीं है सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. Flagella of prokaryotes is entirely different from the flagella of eukaryotes. Is that clear, my dear students? Okay. तो जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब अगली स्लाइड में मैं आपको ड्रॉ करके समझाना चाहूँगी स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला कि कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता. सपोज दिस इज अ सेल, ये कोई भी एक एनिमल सेल है और इसमें से ये निकला हुआ है फ्लैजिला. क्या है ये? फ्लैजिला. अब इस फ्लैजिला को मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से मैंने ऐसे कट कर दिया, इस तरीके से मैंने यूँ कट कर दिया, सिजर्स चला दी यहाँ से, और अब हमने इसको काट दिया, ट्रांसवर्सली काट दिया हमने इसको, सॉरी हॉरिजॉन्टली काट दिया, और अब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टली काटने पर सबसे पहली बात आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा कि नहीं? ये बहुत ही गंदा सर्कल बन गया है. स्फेरिकल बेटर, पिछली बार से काफी अच्छा है, बेटर है. तो आपको ऐसा स्फेरिकल दिखेगा. इसको जूम कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे करके जूम कर दिया. तो मैंने कट करा और मैं अब उसको ऐसे करके मैंने कट कर दिया और मैं फिर उसको ऐसे करके ऊपर से देख रही हूँ, ऐसे ऊपर से. तो मुझे जो आउटलाइन होगी, जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, मुझे स्फेरिकल दिखेगा ना. तो बस दैट इज द स्फेरिकल आउटलाइन ऑफ अ सीलिया और फ्लैजिला. अब हम देखेंगे इसमें से अंदर स्ट्रक्चरली क्या क्या होता है. क्लियर? ओके. सबसे पहली बात, ये जो रेड कलर की बॉर्डर मैंने ड्रॉ करी, दिस इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हो गई है और उससे बना है. तो ये क्या है? कुछ नहीं है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब हम आते हैं अंदर. अब जो ये अंदर का पार्ट है, जो कोर है, इसको क्या बोला जाता है? कोर और द एक्सोनीम. क्या वर्ड बोला मैंने? कोर और द एक्सोनीम. जो बीच का पार्ट बचा है, जिसको हम अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, फ्लैजिला के अंदर ये जो पार्ट है हम जिसे स्टडी करेंगे अभी, इसको हम बोलते हैं कोर या फिर एक्सोनीम. अब जो कोर या एक्सोनीम होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, वो होता है 9+2 अरेंजमेंट. कैसा अरेंजमेंट होता है? 9+2 अरेंजमेंट. ये सब आप लिखिए मत, बिकॉज एनसीईआरटी में आपको इजीली ये अवेलेबल होगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. अभी आपको अभी आप समझने पे फोकस करिए. ओके. तो आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो इंटरनल पार्ट आपको भी हॉलो दिख रहा है, जिसके अंदर भी मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एक्सोनीम या कोर. उसके बाद इसका अरेंजमेंट कैसा इसके अंदर, एक्सोनीम के अंदर अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट. अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं. 9+2 अरेंजमेंट देखने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ. There are some fibers known as microtubules. क्या बोलते हैं उनको हम लोग? Microtubules. और जो ये microtubules होते हैं, they are composed of tubulin protein. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो एक होता है चीज, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नाम का एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन है, जिससे मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं. और अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ कि व्हेन 13 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो जब ये 13 एग्जैक्टली 13 बनाया मैंने, ये 13 क्या है? दीज आर 13 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल. जब ये 13 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं, दिस वन इज नोन एज सिंगलेट. दिस वन इज नोन एज सिंगलेट. इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? इसके अंदर 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स. और माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बने हुए हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के. तो आपको समझ में आया कैसे सिंगलेट फॉर्म हुआ? When 13 microtubules combine together, they form a singlet. They form what this structure is known as? This structure is known as singlet. Now, अब अगर इसमें आके और फर्दर ऐसे करके और मॉलिक्यूल जुड़ गए, नेक्स्ट 13 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आकर जुड़ गए, now it will be known as
अब आप इसको सिंगलेट नहीं बोलोगे, अब आप इसको बोलोगे दिस इज सिंगलेट, और ये पूरा क्या कहलाएगा, नाउ दिस इज नोन एज डबलेट. नाउ दिस विल बी नोन एज डबलेट. समझ में आ रहा है? एक बार रिवाइज करते हैं फिर से. हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेंट्रल का पार्ट है दिस इज नोन एज एक्सोनीम और कोर. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये जो अभी हम अंदर स्टडी करेंगे इसको हम बोलते हैं एक्सोनीम और कोर. अब इस कोर के अंदर अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट. व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 क्या अरेंज्ड है, तो 9+2 अरेंज्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्या अरेंज्ड है, माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज के बने होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के. 13 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं एक सिंगलेट. अब अगर और एक और सिंगलेट आके जुड़ गया तो नाउ इट विल बी नोन एज डबलेट. अगर एक और आके जुड़ जाता तो इट विल बी नोन एज ट्रिपलेट. और जुड़ जाता तो क्वाड्रुपलेट. इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब एक्सोनीम के अंदर क्या अरेंजमेंट होता है, देयर आर 9 डबलेट्स इन द पेरिफेरल रीजन. कितने डबलेट्स हैं, 9. देखो इस तरीके से, दिस इज 1 डबलेट, डबलेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What are these 9? These 9 are the doublets, जो कि जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, बट मैंने आपको ऐसा बना के दिखाया है. तो जो कॉर्नर में अरेंज होते हैं these are the microtubules, बट किस फॉर्म में है, they are in the form of doublet. क्या है ये 9 क्या है, these are the microtubules, but they are arranged in the form of doublet. किसके फॉर्म में अरेंज है, डबलेट. तो जो 9 जो है, 9 जो कॉर्नर पे अरेंज है, they are known as doublets. 9 पेरिफेरल डबलेट्स, पेरिफेरी पे कोने में अरेंज है. एंड इन सेंट्रल, इन बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 सिंगलेट जॉइंड बाय अ सेंट्रल ब्रिज. जॉइंड बाय अ सेंट्रल ब्रिज. तो दीज 2 आर सिंगलेट जॉइंड बाय अ सेंट्रल ब्रिज. These 9 are doublets, okay, and doublets are also connected. ये doublets भी आपस में connected होते हैं by linkers. क्या बोलते हैं, ये जो red color का structure मैं draw कर रही हूँ जिससे सारे doublets connected हैं, these are known as linkers. linkers मतलब जो एक दूसरे से को link कर दे. क्या कर दे, उनको link कर दे. Here in this part there is a sheath present. Here is a sheath which separates singlets from doublets. This is known as central sheath. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, central sheath. So there is a sheath which separates singlet from doublet. So this sheath is known as central sheath. And lastly, there are spokes coming out from each of the doublet which are facing center, towards the center. These red structures which are emerging from the doublets, they are known as radial spokes. They are known as radial spokes. अगर मैं आपके लिए इसको लेबल करूं तो मैं ये रेज करना चाहूंगी. ये क्या है आपके लिए जो मैंने ये ड्रॉ करा है, दिस इज डबलेट. कितने डबलेट हैं, टोटल 9. तो इनको हम लोग बोल देते हैं पेरिफेरल डबलेट्स. पेरिफेरल डबलेट्स. और ये टोटल कितने हैं, 9 इन नंबर, 9. देन उसके बाद में ये जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है डबलेट्स को, दे आर नोन एज लिंकर्स. दे आर नोन एज लिंकर्स. सेंट्रल में जो ये प्रेजेंट है 2, 1 और 2, 1 और 2 जो स्पेक्स लाइक दिख रहा है, ये क्या है, सिंगलेट. ये क्या है, सिंगलेट. देन जो शीथ प्रेजेंट है रेड कलर से, जो सिंगलेट और डबलेट को अलग अलग कर रही है, दिस शीथ इज नोन एज सेंट्रल शीथ. सेंट्रल शीथ. एंड लास्टली ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स एमर्ज हो रहे हैं हर डबलेट से, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेडियल स्पोक्स. These structures are known as radial spokes. So radial spokes, central sheath, singlet, linkers and peripheral doublet which are 9 in number, and singlet these are how much in number? These are 2 in number. और ये singlet कैसे होते हैं? Central में होते हैं.
तो एक्सोनीम के अंदर अगर हम देखें तो एक्सोनीम के अंदर सेंटर में होते हैं 2 सिंगलेट एंड कॉर्नर पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं 9 डबलेट. दैट इज व्हाई अरेंजमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजिला इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? 9+2 अरेंजमेंट. Is that clear, my dear students? Did you understand the structure inside cilia or flagella? समझ में आया आपको? देखो, अगर आप देखो तो बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे अंदर कुछ तो भी है जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना हुआ है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का. लेकिन अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको भी तो किसी पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होना पड़ेगा ना. ऐसी थोड़ी ना बिल्कुल ही डिसऑर्डरली प्रेजेंट होगा. तो माइक्रोट्यूब्यूल ने खुद को ऐसे अरेंज कर लिया. अगर वो 13 मॉलिक्यूल मिल गए हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? सिंगलेट. अगर वो और 13 हो गए, 2 जुड़ गए आप 13 तो नाउ इट विल बी नोन एज डबलेट. 3 जुड़ गए तो ट्रिपलेट. इस तरीके से सिंगलेट डबलेट बनते हैं. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है 9 डबलेट के फॉर्म में और 2 सिंगलेट के फॉर्म में. बस जो डबलेट है वो पेरीफ्री पे होते हैं और जो सिंगलेट है वो सेंटर में होते हैं. उनको सेपरेट करने के लिए एक शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीट. ओके और लास्टली उनमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं डबलेट्स में से जिसे हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स. क्या बोलते हैं जिसे हम? रेडियल स्पोक्स. इज दैट क्लियर? ओके तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई. ओके अब हम अगर देखते हैं बुक में क्या मेंशन है तो चलिए टेक्स्ट को देख लेते हैं. सीलियम एंड फ्लैजिला कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जैसे कि अभी आपको समझाया था आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो एनसीईआरटी के डायग्राम में ग्रीन कलर की आपको कवरिंग दिखाई गई है. Their core exoneme has many microtubules running parallel to the long side. जो central में जो part है the core it is known as exoneme. Okay and उसमें क्या होता है? बहुत सारे microtubules present होते हैं. अब microtubules कैसे present होते हैं तो वो देखिए आप. Exoneme has 9 pairs of doublets. कितने doublets होते हैं आपको समझाया था मैंने? 9 pairs of radially arranged peripheral of microtubules. Peripheral doublets. कैसे doublets होते हैं? Peripheral doublets. And a pair of central microtubule. This is called 9+2 arrangement. तो ये जो central microtubule होता है ये कैसा होता है? This is singlet. ये चीज़ आपको पता है. ये कैसा होता है? Singlet. और जो ये peripheral doublets जो peripheral में arrange है microtubules जो corners में arrange है they are doublets. And this arrangement is known as 9+2 arrangement. 9 doublets and 2 singlets. Easy? Understand? Okay. आगे देखते हैं. The central tubules are connected by bridges and enclosed by a central sheath. अब आप देख रहे हो तो जो central tubule है जैसा कि मैंने आपको समझाया था ना central tubule तो it is connected by a bridge. Connected by a bridge. And are enclosed by a central sheath. As explained earlier, यहाँ पे ये जो red color की markings हैं, these are the central sheath. इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? Central sheath. It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke. और अगर हम बात करते हैं singlet और doublet connected है, किसके थ्रू connected है? तो they are connected by a radial spoke emerging from a doublet. हर एक डबलेट से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको आप बोलोगे रेडियल स्पोक. एंड वो कर क्या रहा है? वो डबलेट और सिंगलेट को कनेक्ट मतलब कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की. बल्कि अगर आप देखो तो सेंट्रल शीट जो है वो सेपरेट करके रख रही है सिंगलेट्स को और डबलेट्स को. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स. तो अगर 9 डबलेट्स हैं और हर एक से एक रेडियल स्पोक निकला है तो इन टोटल कितने रेडियल स्पोक्स हो गए? Very obviously there are 9 radial spokes. There are 9 radial spokes. Is that clear? Okay. The peripheral doublets are interconnected by linkers. बताया था मैंने आपको कि ये जो सक्सेसिव डबलेट्स हैं डबलेट नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो डबलेट्स हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में एक लिंक करने वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है. इनको लिंक कर रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकर. क्या बोलते हैं हम लोग? लिंकर. Cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called basal body. अब यहाँ पे ये important हो गया कि cilia और flagella जो होते हैं वो किससे emerge होते हैं? They do emerge from centriole-like structure called basal bodies. इसके बाद जो हम cell organelle पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? वो होगा centriole और the centrosome. तो आपको ध्यान रखना है जो cilia और flagella होते हैं वो भी जिस ऑर्गन से एमर्ज होते हैं दे आर नोन एज बेसल बॉडीज.
They are known as basal bodies. So cilium and flagellum emerge from centriole-like structure. तो अगर आप सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो आप बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी समझ जाओगे. सेंट्रियोल एक अलग सेल ऑर्गेनल है जो किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में. आपको याद आ रहा है 3C एंड 1C, मैंने आपको डिफरेंसेस याद करवाए थे. तो प्लांट सेल में होते हैं 3C, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट. और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इट हैज ओनली 1C, दैट इज सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर एंड बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर होता है. और बेसल बॉडी से कौन ओरिजिनेट होता है? बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं सीलिया एंड फ्लैजुला, जिसका स्ट्रक्चर आपने अभी देखा. क्लियर? तो सीलिया एंड फ्लैजुला ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी. इतना आपको ध्यान रखना है. बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? तो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है किसकी तरह? सेंट्रियोल की तरह. क्लियर? ओके. अब यहाँ पे हम आगे अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रोजोम. क्या नाम है जिसका? सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम, सबसे पहली बात तो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? सेंट्रोजोम इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम. और सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम इज अ सेल ऑर्गेनल containing two non-membrane bound cylindrical structure called centriole. तो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जैसा यहाँ पे पिंक कलर का ड्रॉन है. एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर and this is the second cylindrical structure. ये दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देख पा रहे हो आप, एक सिलेंडर, एंड दूसरा आप कुछ इस टाइप से देख पा रहे हो. तो देयर आर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर से आप क्या समझते हैं? हेयर द एंगल विल बी, कितना एंगल होगा बताओ? परपेंडिकुलर मतलब द हेयर एंगल विल बी 90 डिग्री. दिस organelle is known as centrosome. This organelle is known as centrosome. And the structures which are present perpendicular to each other at 90 degree to each other, these two are known as centrioles. These two are known as centrioles. तो सेंट्रोजोम कैसे फॉर्म होता है? जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पे आके कनेक्ट होते हैं तो इट फॉर्म अ सेंट्रोजोम. इजी? कोई डाउट? एक बार फिर से रीड कर लो स्टेटमेंट को. इट इज अ ऑर्गेनल कंटेनिंग टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल. तो दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पे जब ऐसे करके जुड़ जाते हैं तो दे फॉर्म अ सेंट्रोजोम. दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. तो यहाँ पर इनके आसपास में एक टाइप का मटेरियल प्रेजेंट होता है जो उसको पूरी तरीके से कवर करके रखता है, विच इज नोन एज पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल. पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल. ओके, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ सेंट्रोजोम का एंड सेंट्रियोल का. अब अगर हम आगे देखें तो सेंट्रियोल्स lie perpendicular to each other. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. अब अगर हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था? सीलिया फ्लैजिला आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है. लेकिन सीलिया और फ्लैजिला जिस स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होते हैं इट इज नोन एज बेसल बॉडी. It is known as basal body. एंड जो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है इट इज वेरी मच सिमिलर टू सेंट्रियोल. जैसा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके का बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. तो जो अगर हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसे कि आपने सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर डिस्कस करा, कैसे हमने डिस्कस किया था? हमने फ्लैजिला लिया, फ्लैजिला को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ से कट कर दिया था. उसी टाइप से हमने सेंट्रियोल को कंसीडर करा और सेंट्रियोल को हमने यहाँ से कट कर दिया. अब हम उसका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम उसका क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अगेन हमको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं. सेम एक सर्कुलर फैशन में अरेंज मिल रहे हैं, लेकिन अब की बार सेंट्रियोल में जो अरेंजमेंट होगा वो होता है 9+0 अरेंजमेंट. व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट? 9+0 अरेंजमेंट. मतलब नाउ देयर विल बी ट्रिपलेट्स. क्या प्रेजेंट रहते हैं? ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं 9 in each corner, 9 in each corner, 9 in periphery
1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So there are 9 triplets present in periphery and in center there is nothing like singlet or doublet. सेंटर में कुछ भी नहीं रहता है. तो बस बिल्कुल सीलिया फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, बेसल बॉडी या सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में अब की बार जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, 9+0 अरेंजमेंट. दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन. तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का यहाँ पे ये अरेंज्ड है जिन्हें हम बोल रहे हैं ट्रिपलेट्स. Each of the peripheral fibril is a triplet. और जो ये 9 आप बोल रहे हो जो अरेंज्ड हैं, तो हर एक फिब्रिल जो है, हर एक ग्रुप जो है वो क्या है, इट इज अ ट्रिपलेट. इट इज नॉट डबलेट और सिंगलेट, रादर इट इज ट्रिपलेट. The adjacent triplets are also linked. और आपको पता है ये जो adjacent triplets होते हैं linked होते हैं known by linkers. किसके थ्रू लिंक्ड होते हैं, they are linked by a protein named as linker. तो आपको क्या याद रखना है सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में, सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 9 पेरिफेरल क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं. और जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय लिंकर्स. एंड सेंट्रल में देयर इज नथिंग लाइक डबलेट और सिंगलेट. क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. आपको कोई भी डाउट, अगर आपको सीलिया फ्लैजिला समझ में आया तो आपको सेंट्रियोल बहुत इजीली समझ आ जाएगा, है ना. तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ के अब हम देखते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड इज कॉल्ड हब. तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग सीलिया फ्लैजिला में उसे एक्सोनीम बोल रहे थे, अब यहाँ पे उसे एक्सोनीम नहीं बोलते हैं. सेंट्रियोल में दैट सेंट्रल पार्ट इज नोन एज हब. इट इज नोन एज हब which is connected with tubules of peripheral triplets by radial spokes made up of protein. तो जो central portion है it is known as hub and वो जो periphery है उसके कैसे connected रहता था, by radial spokes. अब आप खुद बताओ, अगर हर एक ट्रिपलेट से एक एक रेडियल स्पोक निकला है तो टोटल कितने रेडियल स्पोक्स होंगे. वेरी गुड, देयर विल बी 9 रेडियल स्पोक्स, क्योंकि 9 ट्रिपलेट्स है ना भैया. तो 9 ट्रिपलेट से एक एक स्पोक निकला तो देयर विल बी 9 रेडियल स्पोक कनेक्टिंग या प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द हब, क्योंकि सेंट्रल पार्ट कोर को आप बोलते हो हब. ओके, द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. अब सेंट्रियोल्स का काम क्या है, तो देखो सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला. नंबर 1 क्या काम हो गया सेंट्रियोल का, इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. तो आप कुछ ऐसा समझिए, पहले बनेगी बेसल बॉडी और फिर उससे डेवलप होगा फ्लैजिला. तो जो बेसल बॉडी होगी उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0, और जो सीलिया और फ्लैजिला बनेगा उसमें अरेंजमेंट होगा 9+2. समझ में आ रही है आपको बात. ओके, और ये किससे बनती है बेसल बॉडी, इट इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम, क्योंकि सेंट्रोजोम कैसे बना है, बाय 2 सेंट्रियोल एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो सेंट्रियोल सबसे पहले क्या बनाता है, बेसल बॉडी और सीलिया और फ्लैजिला. सेकंड वो क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर. जब हम सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर समझ में आएगा. एंड गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. तो आपको 2 इंपॉर्टेंट काम याद रखने हैं सेंट्रियोल के. नंबर 1, इट फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. नंबर 2, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स. और स्पिंडल फाइबर्स किस चीज में हेल्प करते हैं, तो स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल और इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. एनिमल सेल को 1 से 2 बनाने में कुछ फाइबर्स की मदद चाहिए पड़ती है, एंड दैट फाइबर्स आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स एंड दैट आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रोसोम और द सेंट्रियोल. इज दैट क्लियर? ओके, तो समझ में आया ये. तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पहला सेल ऑर्गेनल पढ़ा जिसका नाम था राइबोसोम. सेकेंडली हमने पढ़े यूकैरियोटिक सेल के सीलिया और फ्लैजिला. देन हमने पढ़े क्या, साइटोस्केलेटन एलिमेंट. हमने साथ साथ में साइटोस्केलेटन एलिमेंट भी कवर करा. और लास्टली हमने 4th सेल ऑर्गेनल डिस्कस किया जिसका नाम था सेंट्रोसोम. क्या नाम था जिसका, सेंट्रोसोम, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट सेंट्रियोल्स. तो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड अबाउट 4 ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. बाकी क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.